हेलो बच्चों, मेरा नाम भूपेन कोच है। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कनेक्टिव टिश्यू, है कि नहीं बच्चों? तो वी आर डिस्कसिंग कनेक्टिव टिश्यू। और बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में जो हमारा टॉपिक था वो था ब्लड, है ना बच्चों? और ब्लड में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में प्लाज्मा के बारे में बता दिया था। मैंने आप लोगों को कहा था ये जो ब्लड होता है दो चीज से बनता है आपका, एक था प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये हमने जो है लास्ट क्लास में अपना डिस्कस किया था, है कि नहीं? मैंने आप लोगों को बताया था पूरे टोटल ब्लड में से जो प्लाज्मा होता है आपका 55% होता है, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है वो होता है आपका 45%। तो ऐसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और लास्ट क्लास में ये जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन के बारे में, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन मिलते हैं, प्लाज्मा में कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मिलते हैं, तो एवरीथिंग जो है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो आप पहले देख लो, ठीक है? तो आज जो बच्चों ब्लड में ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, तो ध्यान से आप लोग सीखिए। तो इसको थोड़ा सा, चलो ठीक है, इसको रहने देते हैं। तो अगर हम लोग बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, तो आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपको क्या मिलने वाले हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपको कुछ सेल्स मिलेंगे, यू विल बी एबल टू सी सेल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जो हमको ये सेल्स मिल रहे हैं, मतलब ब्लड में जो सेल्स मिलेंगी, ठीक है ना, उनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है वो पहले हम लोग सीख लेते हैं, फिर हर एक सेल के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो बच्चों, हमारे जो भी ब्लड में सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, ठीक है ना? बोन मैरो में कहाँ होता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो हम एक फ्लो चार्ट अभी डिस्कस करेंगे, एकदम मैं आपको सिंपली समझाने वाला हूँ, खाली आप लोग अपना फोकस जो है यहाँ पर बनाए रखिए, ठीक है ना? तो हमारे बोन मैरो में आपका क्या होता है, एक सेल होता है, एक मदर सेल होता है। उस मदर सेल का नाम होता है आपका हेमोसाइटोब्लास्ट, ठीक है ना? तो ये क्या है, एक मदर सेल है, दिस इज अ मदर सेल, ओके? इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, इट इज अ मदर सेल। और ये सेल कहाँ पे प्रेजेंट रहता है बच्चों? इन द रेड बोन मैरो, ठीक है ना? तो बच्चों, मैंने जब आप लोगों को बोन पढ़ाया था, आप लोग याद कीजिए, जो बोन था उसके दो पार्ट थे, है कि नहीं? एक जो ऊपर वाला हिस्सा था जिसको एपिफाइसिस कह रहे थे, और एक आपका जो बीच वाला सेक्शन था उसको डाइफाइसिस कह रहे थे, है ना? तो डाइफाइसिस में आपको मिल रहा था येलो बोन मैरो, और आपको जो एपिफाइसिस था वहां पे मिल रहा था रेड बोन मैरो, है ना? उसी रेड बोन मैरो में आपको ये मदर सेल मिलने वाला है। इसको मदर सेल क्यों कहते हैं बच्चों, या फिर इसको प्रोजेनिटर सेल भी कहते हैं, अभी हम बात करेंगे, क्योंकि इसी सेल से जो है बाकी के सेल आपके ब्लड में जो भी पाए जाते हैं वो उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना? अब देखिए, यहां से आपके दो सेल बनते हैं, ठीक है ना? एक बनता है माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल, ठीक है ना? एक बनता है माइलॉइड प्रोजेनिटर और दूसरा बनेगा आपका लिम्फॉइड प्रोजेनिटर, ठीक है ना? तो माइलॉइड प्रोजेनिटर और लिम्फॉइड प्रोजेनिटर आपको मिलने वाले हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये प्रोजेनिटर क्या होता है बच्चों? प्रोजेनिटर मतलब किसी भी, हम लोग जो भी आपका प्रिकर्सर सेल को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर? प्रोजेनिटर कहते हैं। प्रिकर्सर सेल मतलब कि इस सेल से और दूसरे सेल्स बनेंगे, ठीक है ना? ओके, जैसे कि अगर हम लोग कहें आरबीसी का प्रिकर्सर कौन है, तो आरबीसी का प्रिकर्सर कौन होगा? माइलॉइड प्रोजेनिटर होता है आपका, ठीक है?
तो देखते हैं अब इन सेल से कौन कौन से सेल्स का आपका जो है फॉर्मेशन होने वाला है। तो हमने देखा जो अपना क्या था, मदर सेल था। मदर सेल से दो ब्रांचेस आपको मिल रहे हैं, एक मिल रहा है माइलॉइड प्रोजेनिटर, ये एक सेल है, और दूसरा ब्रांच मिल रहा है आपको लिम्फोइड प्रोजेनिटर, दिस इज ऑल्सो अ सेल। अब इन सेल से किन किन का फॉर्मेशन होगा, देखो जो माइलॉइड प्रोजेनिटर है इससे आपके बनेंगे मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है ना। देन आपको यहां से मिलेंगे एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स मतलब RBC, दैट इज द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। यहीं से ही बच्चों मस्ट सेल भी बनता है जो कनेक्टिव टिश्यू में होता है। तो मस्ट सेल का भी आपका कौन है प्रिकर्सर, माइलॉइड प्रोजेनिटर है। और आपको एक और सेल यहां से मिलेगा, दैट इज द माइलोब्लास्ट। बच्चों देखो, जिस सेल के पीछे ब्लास्ट लगा होता है मतलब कि ये एक एक्टिवली सेक्रेटिंग सेल है, ये सेल कुछ ना कुछ आपका प्रोड्यूस करने वाला है, उस सेल के पीछे हम लोग ब्लास्ट लगाते हैं। और जहां पर सिंपली आपको सेल देखने को मिलता है मतलब कि ये सेल लिविंग कंडीशन में है आपका, लेकिन यहां से आपका कुछ भी जो है सेक्रेट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। हाँ, सेल के अंदर कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण कुछ चीजें प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन ये जो सेल है ब्लास्ट ये दूसरे सेल को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यहां से दूसरे सेल आपके नहीं बनेंगे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, ये जो, चलो इनको हम लोग इस तरह से फ्लो चार्ट को कंप्लीट कर देते हैं। तो आपका जो माइलॉइड प्रोजेनिटर है वहां से कितने तरह के सेल बन रहे हैं बच्चों, 4 तरह के सेल बन रहे हैं, ठीक है ना। ओके, वी आर गेटिंग 4 टाइप ऑफ सेल्स। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ पा रहे होंगे, है कि नहीं, कौन कौन से सेल बन रहे हैं माइलॉइड प्रोजेनिटर से। माइलॉइड प्रोजेनिटर से मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स आर एक्चुअली और प्लेटिलेट्स, तो इन्हीं से आपके लेटर ऑन जो है प्लेटिलेट्स बनेंगे। प्लेटिलेट्स का फॉर्मेशन होने वाला है आपका जो हमको ब्लड में मिलेगा, विच इज एन फॉर्म्ड एलिमेंट। एरिथ्रोसाइट्स RBC, जिनके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। मस्ट सेल जो हमको कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है, इसका फंक्शन मैं आपको बता चुका हूं। मस्ट सेल आपका जैसे कि हिस्टामाइन, सेरोटोनिन वगैरह सेक्रेट करेगा, ठीक है ना। और ये जो माइलोब्लास्ट है बच्चों, माइलोब्लास्ट से आपके क्या बनेंगे, WBC बनेंगे, ठीक है ना। तो WBC कितने तरह के होंगे, जैसे कि आपको मिल गया बेसोफिल, ठीक है ना। WBC 5 तरह के होते हैं, तो 4 तरह के WBC आपके बनेंगे माइलोब्लास्ट से, और 1 तरह का WBC आपका बनेगा लिम्फोइड प्रोजेनिटर से, ठीक है ना। तो यहां पर बेसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल बनेगा, ठीक है ना। देन योसिनोफिल, एंड मोनोसाइट, ठीक है। तो ये आपको किससे देखने को मिल रहा है, माइलोब्लास्ट सेल से आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो मोनोसाइट है, लेटर ऑन मोनोसाइट से ही आपके क्या बनते हैं, मैक्रोफेजेस बनते हैं, जो टिश्यू में जाके आपका क्या करते हैं, रेसाइड करते हैं। ये ब्लड में आपको नहीं मिलेगा, टिश्यू में मिलेगा, ठीक है ना। ब्लड में आपका जो फैगोसाइट होता है वो होगा मोनोसाइट। हालांकि बाकी के सेल भी जो है फैगोसाइटोसिस करेंगे, कौन कौन से सेल करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग देखें यहां पर, मैं फिर से बोल रहा हूं, रेड बोन मैरो में आपका क्या मिलेगा, हेमोसाइटोब्लास्ट मिलेगा, ठीक है ना। ये एक मदर सेल होता है बच्चों। इसके 2 ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा आपको माइलॉइड प्रोजेनिटर और दूसरा ब्रांच आपको मिलेगा लिम्फोइड प्रोजेनिटर, ठीक है ना। तो माइलॉइड प्रोजेनिटर से देखो कौन कौन से सेल बन रहे हैं। आपका क्या बनेगा, मेगा कैरियोसाइट बनने वाला है आपका, जिससे किसका प्रोडक्शन होगा, जिससे आपका प्रोडक्शन होगा अल्टीमेटली प्लेटिलेट्स का, जो क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। देन एरिथ्रोसाइट्स, दैट इज द रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। मस्ट सेल जो हमको कनेक्टिव टिश्यू में मिलेगा, एंड आपको क्या मिलेगा, माइलोब्लास्ट। और माइलोब्लास्ट से आपके 4 तरह के यहाँ पर क्या मिलेंगे, आपको WBC मिलने वाले, ठीक है ना। तो ये जो बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, योसिनोफिल और मोनोसाइट, ये क्या है, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ओके। और मोनोसाइट से अल्टीमेटली आपके क्या बनता है, मैक्रोफेजेस बनते हैं, जो हाईली फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी के अलग अलग टिश्यू में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इन सब सेल्स का जो प्रिकर्सर होता है वो आपका कौन सा होता है, माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल होता है। अब एक ही तरह का WBC बच गया आपका, डेट इज द लिम्फोसाइट, जिसका प्रिकर्सर आपका माइलॉइड प्रोजेनिटर नहीं होता है।
या फिर हम लोग कह सकते हैं एक तरह का WBC बच गया जिसका प्रिकर्सर माइलोब्लास्ट नहीं होता है, उसका प्रिकर्सर क्या होता है बच्चों, लिम्फोइड प्रोजेनिटर। तो लिम्फोइड प्रोजेनिटर से दो तरह के हमको क्या मिलते हैं, लिम्फोसाइट मिलते हैं, एक लार्ज लिम्फोसाइट मिलता है और एक स्मॉल लिम्फोसाइट मिलता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको एक लार्ज लिम्फोसाइट मिलेगा और आपको एक मिलेगा स्मॉल लिम्फोसाइट। ठीक है, ये देखिए। अब ये जो लार्ज लिम्फोसाइट है, लार्ज लिम्फोसाइट से आपके बनने वाले हैं नेचुरल किलर सेल। इन नेचुरल किलर सेल के बारे में बच्चों आप लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्लास 12th के सिलेबस में, ठीक है ना, जहां पर हम लोग जो है इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मैं अभी बता रहा हूं ये नेचुरल किलर सेल भी आपके क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी में सेल इन्फेक्टेड हो जाते हैं, जिन सेल को बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कर दिया, वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया, या फिर उन सेल में कुछ मैकेनिज्म खराब हो गया जिसके कारण अब वो सेल दूसरे सेल को हार्म कर सकते हैं। तो ये नेचुरल किलर सेल जाके उन सेल्स को किल कर देते हैं ताकि हमारे बॉडी के जो बाकी सेल है वो सेफ रहे आपका, ठीक है ना। अभी इतना जानिए इम्यून सिस्टम में ये किस तरह से जाएगा आपका अटैक करने के लिए उन सब सेल्स को, उसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा। ओके और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्मॉल लिम्फोसाइट, इन स्मॉल लिम्फोसाइट से बच्चों दो इंपॉर्टेंट इम्यून सेल बनने वाले हैं, एक बनेगा आपका टी लिम्फोसाइट और दूसरा बनेगा आपका बी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। टी लिम्फोसाइट और दूसरा आपको मिलने वाला है यहाँ पर बी लिम्फोसाइट। ओके मेरे ख्याल से यहां पर क्लियर है, ठीक है ना। टी लिम्फोसाइट इसीलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि बन तो रहा है ये बोन मैरो में, लेकिन ये सेल मैच्योर होने के लिए थाइमस में चला जाता है आपका, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज टी लिम्फोसाइट, जो हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। और बी लिम्फोसाइट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका प्रोडक्शन भी बोन मैरो में ही होगा और इसका जो मैच्योरेशन होगा वो भी बोन मैरो में होगा, ठीक है ना। और लेटर ऑन हम लोग देखेंगे ये जो बी लिम्फोसाइट है ये एक और तरह के सेल का प्रोडक्शन करता है, वो होता है आपका प्लाज्मा सेल। और यही प्लाज्मा सेल रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो सारा हो गया आपका कि ब्लड में जो सेल होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है ना। तो मैं फिर से बता रहा हूं, ब्लड में जो सेल होता है मतलब कि ब्लड में तो प्लाज्मा हो गया जो फ्लूइड पार्ट हो गया जिसमें प्रोटीन वगैरह हो गया, और प्लस उसमें क्या मिक्स रहेगा, क्या तैरते रहेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो 45% होते हैं, ठीक है। उनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है बच्चों, बोन मैरो में होता है। लेटर ऑन वो ब्लड में माइग्रेट करके चले जाते हैं। ये एक मदर सेल से बनता है जिसका नाम है हेमोसाइटोब्लास्ट। इस हेमोसाइटोब्लास्ट से दो लीनिएजेस निकलेंगे या फिर दो ब्रांचेस निकलेंगे, एक होगा माइलॉइड प्रोजेनिटर जिससे अल्टीमेटली हमको मेगा कैरियोसाइट मिलेगा जो प्लेटेलेट्स का फॉर्मेशन करेगा लेटर ऑन, आरबीसी भी बनेगा उसी से ही, मस्ट सेल भी उसी से ही बनेगा और माइलोब्लास्ट बनेगा। माइलोब्लास्ट फिर से आपका एक प्रोजेनिटर सेल हो गया फिर प्रिकर्सर सेल हो गया जो चार तरह के डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन करेगा, जैसे कि हो गया बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड मोनोसाइट। और मोनोसाइट जो है ब्लड वेसल को अगर ये एस्केप करके चले जाते हैं और ये टिश्यू में जाके रेसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनको हम तब फिर क्या कहेंगे, मैक्रोफेजेस कहेंगे। इसके अलग अलग तरह के मैक्रोफेजेस आपको मिलेंगे लिवर में, जैसे कि कफर सेल मिलता है आपको, ठीक है ना। और दूसरा जो इसका ब्रांच होता है या फिर लीनिएज होता है वो होता है आपका लिम्फोइड प्रोजेनिटर, जहां पर आपको दो तरह के लिम्फोसाइट देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा लार्ज लिम्फोसाइट, दूसरा मिलेगा स्मॉल लिम्फोसाइट। लार्ज लिम्फोसाइट से नेचुरल किलर सेल का फॉर्मेशन होगा जो मैंने फंक्शन अभी बताया जिसका थोड़ी देर पहले आपको। और जो आपका स्मॉल लिम्फोसाइट है यहाँ से दो तरह के सेल मिलेंगे आपको, दैट इज द टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट से लेटर ऑन प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन होता है जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती हैं, मतलब जो भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं हमारे बॉडी में उनको किल करने के लिए जो हमारा बॉडी कंपाउंड बनाता है दैट इज द एंटीबॉडी। ओके तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका क्लियर है। हमको एक बात यहाँ से सीखने को मिलता है कि जितने भी डब्ल्यूबीसी हैं उसमें से एक डब्ल्यूबीसी ऐसा है, कौन सा, लिम्फोसाइट, जिसका प्रोजेनिटर आपका अलग होता है या फिर जिसका प्रिकर्सर सेल अलग होता है, ठीक है। तो बच्चों आज के क्लास में हमको ये जो आपके एरिथ्रोसाइट्स हैं या फिर आरबीसी हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है।
ठीक है ना। मस्ट सेल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको WBC और प्लेटलेट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट्स स्टडी अबाउट RBC टुडे। इसको मिटा दिया जाए बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों, चलो हम एरिथ्रोसाइट्स के बारे में आप डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, डेट इज द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, तो इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो आरबीसी जो होता है ब्लड में पाया जाने वाला सबसे एबेंडेंट सेल होता है, ये आपको याद रखना है। आरबीसी मोस्ट एबेंडेंट सेल ऑफ ब्लड। तो ब्लड में पाया जाने वाला सबसे आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ये सेल होता है ब्लड में। ठीक है ना। अगर इसके शेप के बारे में बात करें बच्चों, इफ यू टॉक अबाउट द शेप, तो ये होता है बाइकॉन्केव एंड सर्कुलर। मतलब ये सर्कुलर शेप का होगा और बीच में आपका क्या होगा, ये धसा हुआ होगा। इसका जो बीच वाला पोर्शन है वो आपको धसा हुआ देखने को मिलेगा, जैसे कि प्रेस कर दिया हो। अगर आप इसको साइड से देखोगे तो आपको ये डंबल शेप का नजर आएगा। ठीक है ना, जिम में जो डंबल होता है ना लोग, तो साइड से अगर देखोगे तो आपको ये कुछ डंबल शेप का आपको नजर आएगा, क्योंकि बीच में से आपका क्या है, ये पिचका हुआ है। ठीक है ना। अब बच्चों जो एडल्ट आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है ना। सो या फिर मैच्योर्ड वर्ड यूज करेंगे, तो मैच्योर्ड आरबीसी इज ई न्यूक्लिएटेड, मतलब कि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है ना। देखो बच्चों, जब आरबीसी, जब प्रोडक्शन होता है आरबीसी का, जब वो इमेच्योर होता है तो उसमें लेकिन न्यूक्लियस होता है। लेकिन जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है बच्चों, तो उसमें से न्यूक्लियस हट जाता है। रीजन ये है कि उसके अंदर लेटर ऑन पढ़ेंगे हमको एक पिगमेंट देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन। उसके लिए जो है आपको क्या चाहिए, उसके अंदर जगह बनानी पड़ेगी। और दूसरा रीजन ये भी है, अगर न्यूक्लियस और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स रहें, आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। तो वही सेल जो चीज ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सेल अगर खुद उसको कंज्यूम कर ले तो वो फिर लेके क्या जाएगा आपका, है कि नहीं। तो ये रीजन होता है आपका। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और आरबीसी के अंदर आपका इसीलिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन आपका किसके, कौन से सेल के अंदर होता है, तो हमारे बॉडी में जो परमानेंटली एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो आरबीसी के अंदर होता है। अगर इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो आरबीसी जो ऑक्सीजन कैरी करके लेके जा रहा है वो तो खुद ही सेल यूटिलाइज कर लेगा, खुद ही यूज कर लेगा, तो फायदा क्या हुआ फिर, है कि नहीं। इसीलिए आरबीसी के अंदर आपका क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एक और हमारे बॉडी का सेल है जिसको हम लोग कहते हैं स्केलेटल मसल सेल। हमारे बोन से जो मसल चिपके होते हैं उनको स्केलेटल मसल कहते हैं। तो कभी कभी स्ट्रेस कंडीशन में जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये सेल जो है टेम्पोरली आपका क्या करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है और लैक्टिक एसिड बनाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए परमानेंटली कौन से सेल में आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो जो आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पर आरबीसी। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि हेल्दी अडल्ट मैन में कितना आरबीसी होता है। ठीक है ना। इन एन हेल्दी अडल्ट मैन जो आरबीसी होता है ये आपका 5 से 5.5 मिलियन आपको मिल जाएगा। 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है ना। तो इतना एक हेल्दी अडल्ट मैन में होता है। और अगर एक वुमेन की बात करें,
या फिर एक फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। फीमेल में 4.5 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो फीमेल में थोड़ा बहुत जो है आरबीसी का काउंट आपका कम होता है। एक रीजन इसका ये माना जाता है कि फीमेल्स में आपका क्या होता है, एवरी मंथ जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिससे इनके बॉडी से थोड़ा बहुत ब्लड लॉस होता है, ठीक है ना। तो उसके साथ जो है आपका आरबीसी भी लॉस होता है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। ओके, अब देखिए बच्चों, एक कुछ टर्म बोलने वाला हूं। अगर आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, मतलब कि अगर इन ये जो मैंने आपको डिजिट्स बताया फिर फिगर बताया, इनसे अगर आरबीसी का नंबर अगर किसी पर्सन में ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए जो टर्म है, टर्म यूज करते हैं हम लोग पॉलीसाइथेमिया। ओके, पॉली मतलब में नहीं, द टर्म इज योर पॉलीसाइथेमिया, ठीक है ना। ज़्यादातर देखो जो आपके क्या होते हैं, हिली एरियाज में जो पर्सन्स रहते हैं उनमें आरबीसी का काउंट ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पर हिली एरिया में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो बॉडी का तो ऑक्सीजन का डिमांड उतना ही होता है जितना पर्सन हिली एरिया में रहे या फिर आपका कहाँ पे रहे, प्लेन एरिया में रहे। तो जब आदमी हिली एरिया में रहता है तो ऑक्सीजन कम होता है, तो बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन क्या कर पाए, ट्रांसपोर्ट कर पाए, तो आरबीसी का नंबर वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ज़्यादा आरबीसी मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड कर पाएगा और बॉडी को फिर ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई पर्सन प्लेन एरिया से हिली एरिया में रहने के लिए चला जाता है, 2-3 महीने बाद उसके बॉडी में भी आरबीसी का जो आपका क्या होगा, नंबर होगा, वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ठीक है ना, अगर मान लो आरबीसी का काउंट यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, तो इसके लिए जो टर्म है बच्चों, इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है ना, द टर्म इज एरिथ्रोसाइटोपिनिया। अगर किसी पर्सन में आरबीसी का जो नंबर है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है ना। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर किसी पर्सन में आरबीसी का काउंट अगर कम हो जाए, अगर मान लो मेरे ही बॉडी में आरबीसी का काउंट कम हो गया, मेरे बॉडी क्या प्रॉब्लम फेस करेगा, ऑब्वियसली मेरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है बॉडी में, आरबीसी है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज इन बॉडी। तो जब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो एक फीडबैक जाता है, किसको जाता है फीडबैक, फीडबैक विल बी गोइंग टू द किडनी, और किडनी एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन। अब ये जो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है बच्चों, ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा और बोन मैरो क्या करेगा, आरबीसी का प्रोडक्शन फिर से चालू कर देगा आपका, ठीक है ना। कि भाई बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, आप एक काम करो, जल्दी से जो है क्या बनाना स्टार्ट कर दो, आरबीसी बनाना स्टार्ट कर दो। तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टिमुलेट्स बोन मैरो। कौन सा बोन मैरो होगा, रेड बोन मैरो होगा, और बोन मैरो क्या करेगा फिर, स्टार्ट स्टिमुलेट्स बोन मैरो, और बोन मैरो क्या बनाने लगेगा, आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा आपका, ठीक है ना। इसके लिए टर्म क्या है आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, वो मैं बताऊंगा आपको, एरिथ्रोपोएसिस कहता है, विल बी डिस्कसिंग। मैं आपको बता देता हूं फिर से, अगर बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाए तो क्या होगा, पर्सन के बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगेगा, जिसके कारण किडनी एक हार्मोन रिलीज करेगा, इंपॉर्टेंट हार्मोन है, याद रखना, एरिथ्रोपोएटिन। और ये हार्मोन क्या करेगा, इट विल बी स्टिमुलेटिंग द बोन मैरो, रेड बोन मैरो, और बोन मैरो क्या करेगा, आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा। अब बॉडी में जब आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो पर्सन के बॉडी में ऑक्सीजन की कमी जो है धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, और ऑक्सीजन उसके बॉडी में बढ़ने लगेगा। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, यहां तक आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। तो टर्म दो याद रखना है आपको, पॉलीसाइथेमिया एंड योर
एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ये दोनों टर्म याद रखना है। हार्मोन भी याद रखना है, एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए आरबीसी के बारे में और इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। अब आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो आरबीसी कंटेन्स ए रेड कलर्ड पिगमेंट, इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं, और पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज हीमोग्लोबिन। या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, ठीक है ना। इट इज एन आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो होता है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, ठीक है ना। अगर हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात करें, ये हमारे ब्लड में कितना पाया जाता है, तो मेल्स में इसका अमाउंट अलग होगा, फीमेल्स में इसका अमाउंट अलग होगा आपका, ठीक है ना। अगर हम बात करें इन मेल्स, तो मेल्स में ऑब्वियसली अगर आरबीसी ज्यादा है तो मेल्स में आपका क्या होगा, जो है हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी आपका ज्यादा होगा, ठीक है ना। और मेल्स में जो होता है ये 14 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये मेल्स में आपको हेल्दी अडल्ट मेल में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें इन फीमेल्स, तो फीमेल्स में जो हीमोग्लोबिन वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि इनमें आपका क्या कम होता है, आरबीसी का अमाउंट भी कम होता है। और फीमेल्स में अगर बात करें 12 से 14 ग्राम आपको मिल जाएगा पर 100 ml ऑफ ब्लड। और रीजन वही है कि इनके बॉडी में, फीमेल के बॉडी में क्या होता है, आरबीसी का काउंट भी आपका कम होता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें जो मैच्योर्ड हीमोग्लोबिन होता है, बच्चों देखो सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको हीमोग्लोबिन के बारे में दे रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है और ये डाटा याद रखना आप लोग, ठीक है ना, ये पूछा जाएगा। नाउ इन मैच्योर्ड हीमोग्लोबिन हैज 4 चेन्स। मैच्योर्ड हीमोग्लोबिन में बच्चों 4 चेन होते हैं, जिसमें से आपके होते हैं 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। ये प्रोटीन के चेन्स होते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें एक अल्फा चेन में, तो 1 अल्फा चेन हैज 141 अमाइनो एसिड्स। ऑब्वियसली प्रोटीन है तो आपका किससे बनेगा, ये अमाइनो एसिड से बनेगा। और एक अल्फा चेन में आपके 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं, एंड 1 बीटा चेन हैज 146 अमाइनो एसिड्स, ठीक है ना। एक बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो चलो फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, हमने क्या बात की। तो मैं कह रहा हूं जो अपना क्या होता है, आरबीसी होता है, से मान लो दिस इज आवर आरबीसी, ठीक है ना। इस आरबीसी के अंदर क्या होता है, एक रेड कलर्ड आपका क्या होगा, एक पिगमेंट देखने को मिलेगा, जिस पिगमेंट को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन क्या है, आपका एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, मतलब एक पार्ट प्रोटीन होगा तो एक पार्ट क्या होगा, आपका आयरन होगा। मेल्स में अगर हीमोग्लोबिन कहें पर 100 ml आपको 14 से 16 ग्राम मिल जाएगा, और फीमेल्स में, अडल्ट हेल्दी फीमेल में अगर हम लोग कहें तो पर 100 ml जो है आपको 12 से 14 ग्राम आपको हीमोग्लोबिन मिल जाएगा। और जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है वो 4 चेन से बना होता है, जिसमें 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। एक अल्फा चेन 141 अमाइनो एसिड से बनता है, एक बीटा चेन 146 अमाइनो एसिड से बनता है आपका, ठीक है ना। अब देखो आयरन एंड प्रोटीन, these are the necessary raw material for maturation of RBC. Necessary raw material for maturation
ऑफ हीमोग्लोबिन, सॉरी नॉट आरबीसी, ठीक है ना। मतलब अगर किसी पर्सन में आयरन की कमी है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, या फिर उसके बॉडी में प्रोटीन की कमी है, तो उसके बॉडी में क्या नहीं बन पाएगा, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। और हीमोग्लोबिन अगर नहीं बन पाएगा तो उसके बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही वो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को आरबीसी के अंदर बाइंड करके रखता है और उसे कैरी करता है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। अब आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए क्या चाहिए होगा, तो आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए आपको दो चीजें चाहिए होंगी, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है ना बच्चों। अगर किसी पर्सन में, चलो मैं ऐसे बताता हूं, तो विटामिन B12 होता है और फॉलिक एसिड होता है जो आरबीसी को मैच्योर करने में हेल्प करता है। और मैच्योर आरबीसी मैंने कहा उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन मिलेगा जो ऑक्सीजन को बाइंड करेगा और बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। अब देखो, अगर किसी पर्सन में विटामिन B12 की कमी हो जाए या फिर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए, तो उस पर्सन में जो आरबीसी है वो मैच्योर नहीं हो पाएगा। और जब आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगा तो उसके अंदर न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है ना। और आरबीसी के अंदर जब न्यूक्लियस रहेगा तो एफिशिएंटली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा आपका। तो क्वेश्चन आपको नीट में इस तरह से ही पूछा जा सकता है, किसी पर्सन के बॉडी में पाया गया है कि आरबीसी में न्यूक्लियस है, तो कौन सा सप्लीमेंट अगर उसको दे तो उसका ये कंडीशन सुधरने लगेगा। तो ऑप्शन में आप लोग देखना विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड होगा आपका, ठीक है ना। और अगर इन दोनों का डेफिशिएंसी हो जाता है किसी पर्सन को, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, तो इनके डेफिशिएंसी से क्या होगा, एनीमिया। इनके डेफिशिएंसी जो होता है एनीमिया, मतलब कि आरबीसी की कमी, ठीक है ना। ये जो विटामिन B12 होता है बच्चों, ये हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है और इसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है आपका केस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो स्टमक में रिलीज होता है। अब अगर बॉडी में केस्टल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी ना हो तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और आपका क्या हो जाएगा, आरबीसी मैच्योर नहीं होगा, ठीक है ना। इस कंडीशन को हम लोग प्रिनेसियस एनीमिया कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन के बारे में आपको इतना जानना है, उसके मैच्योरेशन के लिए रॉ मटेरियल क्या है ये जानना है, उसका फंक्शन मैंने बताया, ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ठीक है ना। और जो विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड है वो आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए आपका क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब आरबीसी खत्म नहीं हुआ है बच्चों, और थोड़ा सा आरबीसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक क्लियर है, और अगर कुछ भी डाउट है कमेंट में जरूर पूछिए, ओके। चलो आगे देखते हैं। तो मैंने कहा था ना मैं आपको टर्म बताऊंगा कि आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है ना। तो आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहा जाता है एरिथ्रोपोएसिस, ठीक है ना। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जब एक बच्चा मां के गर्भ में होता है, ठीक है ना, तो कुछ महीनों बाद उसका सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो जाता है और उसके बॉडी में ब्लड का भी फॉर्मेशन होता है। तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में हमने कहा कि अडल्ट में कहां पे फॉर्मेशन हो रहा है आरबीसी का, बोन मैरो में, लेकिन एम्ब्रॉयनिक स्टेज में बच्चों बोन मैरो में नहीं होता है, ठीक है ना। तो इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज जो एरिथ्रोपोएसिस होता है, इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज तो जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी हम यहां पे लिखेंगे, एम्ब्रायनिक स्टेज में जो आरबीसी का फॉर्मेशन होगा वो होता है स्प्लीन
एंड लिवर। एकदम इनिशियली जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो होता है योक सैक में, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही एम्ब्रायनिक स्टेज में जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो स्प्लीन और लिवर में होना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो होता है बोन मैरो में, अगर मोस्ट प्रिसाइसली कहें रेड बोन मैरो। ओके बच्चों, तो यहां तक क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट बात, जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। मतलब एक जो आरबीसी है वो 120 दिन तक सक्सेसफुली अपना फंक्शन करता है, उसके बाद आरबीसी डेड हो जाता है, ठीक है ना। और नए नए आरबीसी जो है वो बोन मैरो में बनते रहते हैं। अब ये आरबीसी जो है कहाँ पर डेड होता है ये आप जानिए। जो आरबीसी है ये अपना मान लो दिस इज आवर आरबीसी। तो आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है बच्चों, द डिस्ट्रक्शन और डिसइंटीग्रेशन अगर हम लोग कहें, वो होता है स्प्लीन में। स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी भी कहा जाता है, एक और टर्म अभी मैं बताऊंगा। तो स्प्लीन में आपका क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन तो होता है, खाली किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है ना। तो आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होगा स्प्लीन में होता है, और मोस्ट प्रिसाइसली कहें तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन होता है। इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। ठीक है ना। लेकिन अब इसमें से जो आपका हीमोग्लोबिन बचता है, इसका जो हीमोग्लोबिन बचता है आपका, वो जो हीमोग्लोबिन है उसका डिस्ट्रक्शन होता है इन लिवर। तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है और उसके टूटने से और दो पिगमेंट बनते हैं आपके, ठीक है ना। और वो जो दो पिगमेंट बनते हैं बच्चों, उन दोनों पिगमेंट का नाम है आपका, बता सकते हो शायद, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन एक्चुअली क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले आप, तो दे आर नथिंग बट ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। और ये जो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन है, दे आर ऑल्सो नोन एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ लिवर, क्योंकि इनका ब्रेकडाउन कहां पे हो रहा है, लिवर में हो रहा है। तो ये लिवर के भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है आपके, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ गए। मैं फिर से बता रहा हूं, जो आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पैन होता है 120 दिन। आरबीसी जाके टूटता कहां पे है, वो डिसइंटीग्रेट कहां पे होता है, टुकड़े टुकड़े कहां पे होता है, उसके स्प्लीन में टुकड़े टुकड़े हो गए, तो टूटता वहां पे, जाके मरता वहां पे, इसलिए स्प्लीन को कह रहे हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जो हीमोग्लोबिन बचता है उसका जो टूटना होता है, उसका जो डिसइंटीग्रेशन होता है, वो होता है कहां पर, लिवर में। और लिवर फिर उसी हीमोग्लोबिन से दो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट बनाता है, दो पिगमेंट बनाता है, ये भी पिगमेंट ही है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। तो दीज आर नथिंग बट द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये लिवर के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो है बॉडी के बाहर यूरिन के साथ निकलते हैं, इसलिए यूरिन का कलर थोड़ा बहुत येलोइश होता है। फीसेस के साथ निकलते हैं, इसलिए फीसेस का कलर थोड़ा बहुत आपको येलोइश देखने को मिलता है, ठीक है। जब जॉइंटिस होता है बच्चों, आंखें येलोइश हो जाती है, स्किन येलोइश हो जाती है ना, जॉइंटिस में बहुत ज़्यादा आरबीसी का डेथ होता है। जितना रिक्वायर्ड अमाउंट होता है उससे ज़्यादा जो है आरबीसी का डेथ होता है। इसीलिए जो पिगमेंट होते हैं ये स्किन में आके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, आंखें येलोइश हो जाती है। अब शायद आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आरबीसी के बारे में आपको अभी इतना ही जानना है, इतना काफ़ी है आपके नीट और एम्स के लिए, ठीक है ना। तो बच्चों हम अगले क्लास में मिलेंगे, और अगले क्लास में हम ब्लड में पाए जाने वाले बाकी सेल्स जैसे कि WBC और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे।